दोस्तों नमस्कार। 10 मार्च की तारीख शायद उत्तर प्रदेश के अपने सियासी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है। यह एक ऐसी तारीख है जिसको लेकर बेचैनी राजनीतिक दलों में चुनावी जीत हार को लेकर हो सकती है। लेकिन यकीन जानिए, इससे पहले के जितने भी चुनाव यानी आजादी के बाद से जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश ने देखे हैं, उससे बिल्कुल एक नई लकीर उत्तर प्रदेश क्या खींच पाएगी, या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रयोग जिसको बीजेपी ने अमल में लाया, वह सिलसिला कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जमीन पर और यहां के वोटरों की शिराओं में धंस चुका है, जिसे बदल पाने की कुवत विपक्षी राजनीतिक दलों में नहीं है। अखिलेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, मायावती का जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। गांधी परिवार भी अपने घर को बार बार बताने के लिए इलाहाबाद की तरफ देखता है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों गुजरात से चल कर आए हैं। फिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर गुजरात और उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग थलग हैं। लेकिन जो सियासी साध बीजेपी ने साधी 2014 में, उस लकीर को तोड़ पाना, उसमें सेंध लगा पाना शायद किसी भी राजनीतिक दल के बूते से बीते 8 बरस में दूभर क्यों हो गया। हमें लगता है आज इन सवालों को टटोलने की जरूरत है। बीजेपी की यूपी को सत्ता साधने की कुवत और उस सत्ता में सेंध अभी तक किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को न लगा पाने की परिस्थितियां। इस दौर में बहुत सारी किताबें भी आई, लेकिन 2 किताबें बड़ी मायने रखती है। बीजेपी को समझना है, यूपी को समझना है। हमें लगता है कि उसी के अक्स तले आज उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को समझ लीजिए। कैसे 2013 से ही उत्तर प्रदेश को लेकर गुजरात से आए हुए अमित शाह ने लकीर खींची, कैसे उसके बाद नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, कैसे उसके बाद जातियों के समीकरण को अपने अनुकूल करने की सोच बीजेपी के भीतर पैदा हुई, कैसे आरएसएस कमंडल को लिए हुए भी मंडल के सामने झुक गया, कैसे गवर्नेंस के तौर तरीके और उस पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले और इन सब के बीच सोशल इंजीनियरिंग का खेल कैसे चल रहा था। और आज भी जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता हर दरवाजे को ठकठका रहे हैं, वो दरवाजे कौन से हैं? क्या हर दरवाजे को लेकर भी निशानदेही है? क्या हर जिले को लेकर निशानदेही है? क्या 7 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर, हर चरण को लेकर कोई अलग रणनीति है? उस रणनीति के भीतर का सच क्या है? हमें लगता है 2 किताबों का जिक्र हम शुरू में ही कर दे जो हमारे पीछे लगी हुई है। एक किताब तो भूपेंद्र यादव जी ने लिखी है, द राइज ऑफ द बीजेपी, इला पटनायक के साथ मिलकर लिखी है। यह एक सफर है जनसंघ से लेकर बीजेपी और मौजूदा काल में मोदी युग तक के दौर का, उस दौर की एक किताब का एक हिस्सा है। दूसरी परिस्थिति है इसके भीतर उत्तर प्रदेश को लेकर जो एक पूरा खाका खींचा गया है, उसकी एक दूसरी तस्वीर अमित शाह पर लिखी गई इस किताब में नजर आती है, जो कि अरनिबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने लिखी है। अमित शाह के जहन में उत्तर प्रदेश क्यों आया और उत्तर प्रदेश की सियासत ही दिल्ली तक पहुंचा सकती है, यह सोच गुजरात से आए हुए अमित शाह के भीतर कब आ गया, इस किताब के भीतर ही लिखा हुआ। हमें लगता है कि आज इन पन्नों को टटोलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो उसके बाद आपके जहन में कुछ चीजें बहुत साफ होंगी। पहली चीज तो यह होगी कि दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संगठन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से और सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिहाज से बीजेपी के सामने आपको टिकती हुई नजर नहीं आएगी। दूसरी बड़ी बात है, अगर बीजेपी इस रूप में आगे बढ़ी है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 2022 में जिस रणनीति को अपना रही है, वो रणनीति क्या 2017 में आजमाए गए बीजेपी की रणनीति की काट है या उसका दोहराव है? और बीजेपी भी अपने तौर पर जो बीते 8 बरस में उत्तर प्रदेश को लेकर प्रयोग करती चली आई, उस प्रयोग से हटकर 2022 है या फिर 2017 का दोहराव है? इस दौर में बहुत सारी परिस्थितियों ने इस देश में जन्म लिया। नरेंद्र मोदी का जिक्र आते ही हर किसी को याद आ सकता है कि अच्छा वो दौर जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस
भ्रष्टाचार के ऊपर दागदार बहुत खुले तौर पर नजर आ रही थी, करप्शन के आरोप लग रहे थे, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही थी और एक के बाद एक स्कैम का सिलसिला जो चल रहा था, उसमें जो गुस्सा और जो परिस्थिति थी उसको नरेंद्र मोदी ने उस दौर में भुना लिया। लेकिन देश के दायरे में उत्तर प्रदेश का महत्व क्या है और उत्तर प्रदेश को कैसे साधा गया, इस किताब में बेहद दिलचस्प और रोचक परिस्थितियों को इसलिए आज जिक्र करने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी जब सामने खड़ी है, कांग्रेस पार्टी जो कहां खड़ी है कोई नहीं जानता है। बीएसपी बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही खामोशी के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लेकिन उसका एक सच यह भी है कि दलितों के भीतर में मायावती की पहचान परिवार के सदस्य के तौर पर होती है और दलित के घर में किसी दलित नेता का जाना उस परिवार के सदस्य की मौजूदगी का एहसास कराता है। यानी एक्टिंग नहीं करनी है, यानी नेता के तौर पर खुद को बताना नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया काल में 1991 के बाद से जो मंडल कमंडल का युद्ध चलता रहा, उस दौर की परिस्थितियों में कमंडल को दिखलाने और बताने भर के लिए, खुद को हिंदू के दायरे में लाने के लिए अखिलेश यादव ने कई बार मंच से कहा, कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा, मायावती ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन मायावती का अपना वोट बैंक इस दौर में एकजुट रहा। लेकिन सवाल बीजेपी का है, गुजरात से आया हुआ शख्स कैसे साधता है उत्तर प्रदेश को। और आज की तारीख में जो सवाल है, शुरुआत में आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ जाने चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही बीजेपी का जिक्र करते हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी का जिक्र आपके जहन में तुरंत होगा। एक सवाल कोई भी अगर राष्ट्रीय तौर पर इस देश को देखेगा तो पहला सवाल यही करेगा, अरे जनाब आपको कैराना के पलायन की चिंता है, जहां पर 250 परिवारों का पलायन हो गया और इस देश से बीते 8 वर्ष में 40,000 से ज्यादा लोग इस देश को छोड़कर चले गए। उनके पलायन की फिक्र आपको नहीं है, आपको किस पलायन का फिक्र है? लेकिन हमें लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को आज समझने की जरूरत इसलिए है, सितंबर 2010 वो दौर ऐसा था जब गुजरात में केस चल रहे थे अमित शाह के खिलाफ और अदालत ने कहा था आपको गुजरात में नहीं रहना है क्योंकि आप प्रभावित कर देंगे। 11 महीने तक की उनको बाहर भेज दिया गया था। उसके लिए एक हिंदी में शब्द होता है तड़ीपार, यानी गुजरात से तड़ीपार होने की परिस्थिति में अमित शाह क्या कर रहे थे। एक बार हमारी भी मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने कहा, मुलाकात तो कई बार हुई लेकिन उस मुलाकात में उन्होंने जानकारी दी थी कि मैं उस दौर में इस देश के तमाम जो मंदिर हैं उनमें घूम रहा था, देख रहा था कहां कहां, खास तौर से जो विशिष्ट मंदिर है उसको एक लगातार मैंने घूमा। और उसी सिलसिले में इस किताब में ही इस बात का जिक्र है कि सितंबर 2010 में वो पहली बार बनारस पहुंचे थे और बनारस पहुंचने के बाद उनके जहन में जो आया उसका जो कच्चा चिट्ठा किताबों में लिखा हुआ। एक बात और जहन में डाल लीजिए कि किताबों में जो लिखा जाता है उसमें हमेशा नायक को लार्जर देन लाइफ बताया जाता है, यानी बीजेपी और आरएसएस के दायरे के भीतर में नरेंद्र मोदी लार्जर देन लाइफ कैसे हो गए। उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के दौरान अमित शाह लार्जर देन लाइफ कैसे हो गए, कुछ इन्हीं परिस्थितियों को लेकर इन दो किताबों में खुले तौर पर जिक्र है। लेकिन उसके अंदरूनी हिस्सों को जरा समझने की जरूरत है। जब हर कोई इंतजार 10 मार्च का कर रहा है और अब जब 10 फरवरी से शुरुआत होगी वोटिंग की, पहले चरण की, और वह जब आखिरी हिस्से तक पहुंचेगी तो इस सफर को बीजेपी ने पहले भी जिया है, जो इन किताबों में ही जिक्र है। जून 2013 में राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने महासचिव बनाया अमित शाह को और उसी वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी दे दी, जो दस्तावेज में दर्ज है। और लोकसभा को केंद्र में रखकर उत्तर प्रदेश को साधना था, यानी उत्तर प्रदेश को साधने का काम 2014 के चुनाव को लेकर हुआ था। उसके बाद 2017 आता है और अब 2022 है। उसके बाद आरएसएस के युवा प्रचारक सुनील बंसल थे, उनको भी साथ लेते हैं अमित शाह। कल्याण सिंह की भी मदद लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग को समझने के लिए। यह इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि 91 में जब अयोध्या का आंदोलन चल पड़ा था उस समय कल्याण सिंह वहां पर थे और नारे लगते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और बीजेपी को 221 सीटें मिल गई थी। 1993 में 2 बरस के बाद ही, यानी जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की परिस्थितियां थी, जनता ने नकार दिया था।
177 सीट मिली थी, यानी बहुमत से कम पर आ गए थे। उसके बाद 96 का जब इलेक्शन हुआ तो 174 सीट आ गई, और उसके बाद वो सिलसिला कैसे कम होते चला गया, और 2002 में तो जब 88 सीट आ गई तब इसका मतलब निकाला जाने लगा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की वापसी हो नहीं सकती है, क्योंकि 98 में 57 सीट बीजेपी ने जीती थी लोकसभा में, और 1999 में वो 29 सीट पर आ गई थी। फिर भी किसी तरीके से एक एनडीए का कुनबा बनाकर चल रहे थे, लेकिन यूपी नहीं तो कुछ नहीं। शायद इसी सोच को अपने तौर पर अमित शाह ने पाला। बीजेपी ने पूरी कोर टीम बदल डाली थी 2013 में। नए लड़के रखे जो जीत और जीने का मादा और मकसद रखते हो, उनको अपने भीतर समेटा। 4 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं को नए तरीके से समेटा, और सबके हाथ में एक्टिवेटेड मोबाइल थमा दिया। एक्टिवेटेड मोबाइल बांटे जाते हैं, छात्रों को दिए जाते हैं, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं को वह भी 4 लाख एक्टिवेटेड मोबाइल, जो दस्तावेजों में दर्ज है। हर दिन बैठक होती थी और हर दिन फीडबैक आता था। अब 4 लाख मोबाइल की घंटियों को संभालने के लिए लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर पर जो पहली मंजिल थी उसे कंप्यूटर से पाट दिया गया। वहां लोग बैठे रहे। साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश की शुरू हो चली है। अखिलेश की सरकार है, वहां पर मौजूद है, और दिल्ली में मोदी सरकार को लाना, यह सोच के साथ चीजें डेवलप हो रही थी। और शुरुआत में ही, यानी 2013 में ही समझ लिया गया था कि यादव हमारे साथ नहीं आएगा, जाटव हमारे साथ नहीं आएगा, मुसलमान हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि गुजरात दंगों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी। इन 3 को माइनस करने के बाद, यानी दलितों में माइनस जाटव, ओबीसी में माइनस यादव और मुस्लिम माइनस करके जब परखना शुरू हुआ, अपर कास्ट की भूमिका में बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी मानी जानी थी, यानी 2 काम करने थे। उन 2 कामों में माइनस यादव, माइनस जाटव, माइनस मुस्लिम को लेकर 30% वोट ऐसे निकाले गए जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। उन छोटे दलों को कैसे साथ लाया जाए, और दूसरी तरफ बीजेपी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, इस मिथ को तोड़ दिया जाए। इस मिथ को तोड़वाने के लिए कुछ काम कांग्रेस के नेताओं ने भी उस दौर में किया। ये एक अलग मसला है कि उस समय कांग्रेस के एक नेता ने जो शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए किया, वो एक लिहाज से पहला टारगेट था कि हम ब्राह्मण और बनिया की पार्टी नहीं है। पहले जो कहा गया शब्द, उस पर जो प्रधानमंत्री मोदी बनने से पहले जो भाषण था, उस भाषण के लफ्ज को जरा सुन लीजिए। मैं नीच जाति में भले पैदा हुआ, लेकिन मेरा सपना है एक भारत, स्वतंत्र और मजबूत भारत। मैं नीच स्तर की राजनीति नहीं करता। नीच शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के एक नेता के जरिए किया गया था, और मायावती तक को उसके बाद बोलना पड़ा कि दरअसल मोदी वोट बैंक का लुटेरा है, वह पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का नुकसान कर रहे हैं। यहीं से बात शुरू हुई, और उसके बाद जो टारगेट पे लिया गया वो अलग अलग जातियों को लिया गया। पश्चिम में जाट को पकड़ा गया, राजभर, पूर्व में पकड़ा गया, मौर्य, माली, निषाद, बघेल, सबको टारगेट पर लेने की कोशिशें शुरू हो गई। और जो वैक्यूम इस बीच में बन रहा था, उसके केंद्र में बीजेपी कैसे आकर खड़ी हो जाए, तो बीजेपी को नरेंद्र मोदी के भाषण के जरिए खड़ा कर दिया गया। इसमें यह भी समझना है कि जब हम जिक्र कर रहे थे कि 2010 में जब अमित शाह पहुंचे थे बनारस, और जानकारी इस किताब की माने तो शाह ने ही नरेंद्र मोदी से कहा था कि बनारस से आप लड़िए चुनाव, क्योंकि दिल्ली जीतना है तो यूपी को जीतना है, यह तो ठीक है, लेकिन मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के जरिए हिंदुत्व की एक नई लहर को पैदा किया जा सकता है। उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डेवलपमेंट कहेंगे, विकास कहेंगे, सबका साथ कहेंगे, लेकिन सबका साथ के साथ अपना विकास कैसे होगा, यह समझने की एक पूरी रूपरेखा 2013-14 में बननी शुरू हो चली थी। वहीं से वो एक किला बनना शुरू होता है, और फार्मूला और जीत का मंत्र जो था 5-6 बातों पर निर्भर रखा गया। पहला, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जिसे देखना भी चाहते थे उस दौर में मुसलमान। कौन है वो शख्स जो गुजरात से आया है, और गुजरात दंगों की गूंज की महक या उसकी त्रासदी को हर कोई देख समझ रहा था। खुद के प्रबंधन शैली, अमित शाह को पूरा अपने पर भरोसा था। जो संघ का संगठनात्मक ढांचा है, उसका पूरा सहयोग था,
और इन सब के बीच उन्होंने ताकत अपने पास रख ली कि खुद के पास फैसले लेने की इकलौती कमान अमित शाह के पास रहेगी, और इन सब के फ्यूजन को अगर मिलाइएगा तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू किया गया। इसके जरिए बीजेपी ने जो जीतने की रणनीति बनाई उसमें एक एक करके सबको टारगेट पे लेना था, लेकिन माइनस यादव, माइनस जाटव, माइनस मुस्लिम। शुरुआत 2016 पर आए उससे पहले 2-3 बातें और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये पूरी लकीर खींची जा रही थी और जिस मिशन पर ये चल पड़े थे उसमें बहुत तरीके से कई चीज़ों को एक साथ लिया गया, और उस समय जिन बातों का जिक्र होता था उन बातों में किस तरीके से पूर्व को लेकर क्या कहना है, पश्चिम को लेकर क्या कहना है, ये जमीन बिछाते हुए जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी का चणक अमित शाह को कह दिया गया। जिक्र है किताब में, लेकिन सवाल है उसके आगे का, यानी एक ऐसी दीवार खड़ी की गई जो बीजेपी के अभेद किला के तौर पर वह भी कमंडल से नहीं मंडल से बन गई। यानी वह मंडल जिसकी नींव डालने के लिए बीएसपी की मौजूदगी थी, कांशीराम और मुलायम सिंह को लोग याद करते थे, उसकी जमीन उन्होंने तैयार कर दी 2017 के लिए। अब यहां से सवाल आता है कि 2017 से पहले 2016 से जो रणनीति बनानी शुरू हुई, क्या 2022 में उसकी रिपीटेशन हो रही है, या उस दौर में बीजेपी ने बहुत कुछ गंवा दिया है? यकीनन उस दौर में याद कीजिएगा तो किसानों की कर्ज और त्रासदी का जिक्र होता था, आज किसान उनसे रूठा हुआ है। उस दौर में लड़कियों पर हमले का जिक्र होता था, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट बतलाती है कि महिलाओं और लड़कियों को लेकर जो अपराध हुए हैं वह योगी काल में ज्यादा हुए हैं। लेकिन फिर भी सवाल भावनाओं का है, सवाल परसेप्शन का है। और बीजेपी ने जिस अभेद किले को अपनी सोशल इंजीनियरिंग से खड़ा किया उसका नया प्रयोग अमित शाह ने यूपी मिशन के नाम पर 2016 में शुरू किया। इन दोनों किताबों में उन पूरी बातों का खाका रखा गया। किताब इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि हालांकि उसमें बहुत चीजें लिखते वक्त हर कोई सेलेक्टिव हो जाता है, सेलेक्टिव किताब में हुए भी हैं कि हमें तो लार्जर देन लाइफ चीजें खड़ी करनी है, लेकिन सवाल है कि विपक्ष की राजनीति क्या बीजेपी की इस चक्रव्यूह को तोड़ने को सेंध लगाने के लिए इतनी मजबूत है, या उसको भरोसा है कि वोटर जागेगा, जो महंगाई देख रहा है, जो बेरोजगारी देख रहा है, जो उन परिस्थितियों को जहां नफरत है उसको देख रहा है, धर्म की राजनीति के आश्रय लगातार कंगाल होती उसकी अपनी परिस्थितियों को देख रहा है, क्या वोटर जागेगा? एक लकीर खींच लीजिए, बीजेपी को वोटर ही हरा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी उतनी मशक्कत कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है जितनी मशक्कत इंडिविजुअल लेवल पे इस देश के प्रोफेशनल्स कर लेते हैं। कोई जर्नलिस्ट कर लेता है, कोई वकील कर लेता है, कोई प्रोफेशनल अपने तौर पर कर लेता है। ये सारी चीजें फैक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी उस रूप में ट्रेनिंग पा नहीं पा रहे हैं जो विपक्ष के हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास। क्यों घबराहट है, क्या घबराहट है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। लेकिन जो हवा और जो परसेप्शन की बात होती है और जिस अभेद किला का जिक्र है, तो फूलपुर से सांसद ओबीसी के केशव प्रसाद मौर्य को 2016 में प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया गया। मैसेज बहुत साफ था, ओबीसी को साधना है, और उसी प्रक्रिया में ये खुद विश्व हिंदू परिषद से आए हुए हैं केशव मौर्य जो हैं। 2012 में एमएलए बने, 2014 में एमपी बन गए। लेकिन छोटे दलों पर भरोसा जो आज अखिलेश प्रयोग कर रहे हैं, यह प्रयोग 2016 में बीजेपी ने किया था। उस समय जो आज अखिलेश के साथ हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जो गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन बीजेपी के साथ था। और शाह की विसात पर जो मोहरे स्थापित करने का काम कर रहे थे वह सुनील बंसल कर रहे थे। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में अभी तक हमने योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं लिया है, क्योंकि वह कहीं उस दौर में थे ही नहीं। मुख्यमंत्री कैसे बने, क्या हुए, ये एक अलग विषय है, लेकिन इस दौर में उन्होंने खुद के अपने कद को भी तमाम मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़ा कर लिया है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन बहरहाल, संगठन के लिए गांव गांव में पहुंचने के लिए पंचायत चुनाव में बीजेपी कूदी और चुनाव प्रचार करके कूदी। यह जिक्र हम आपसे 2016-17 का कर रहे हैं। आपके जहन में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा, बीते दिनों पंचायत चुनाव में तो बीजेपी हार गई थी। यकीनन यह लोगों के भीतर का गुस्सा था, लेकिन उस दौर में समाजवादी पार्टी प्रचार नहीं कर रही थी। लोगों ने अपने तौर पर बीजेपी को हराया था और यही समाजवादी पार्टी की जीत थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने पता नहीं रणनीतिक तौर पर कैसे एक्सेप्ट किया या किस रूप में किया, या पंचायत चुनाव के चुनाव परिणाम ने उसके भीतर ऑक्सीजन भर दी, यह एक अलग किस्सा है। लेकिन हकीकत में यह है कि उस पंचायत चुनाव में गुस्सा लोगों का पहली बार झलक के सामने आ गया था। 150 सीट उन्होंने छांटी ऐसी, 30% पहले वह जातियों का
हिस्सा जहां पर वैक्यूम क्रिएट था उसके बीच में खुद को खड़ा करना, और यहां 150 सीट ऐसी थी जो नहीं जीत पाते थे। बिल्कुल जातीय समीकरण के लिहाज से नए नए चेहरों को उतार दिया गया और कंडीशन एक ही थी कि जीत जाएंगे वह। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बीते दिनों कहा गया ना कि जो हम सामाजिक परिस्थितियों को देखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार कर रहे हैं, ऐसी ही परिस्थिति उस वक्त भी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग को जहन में रखकर किया गया था। देखिए दोहराव हो रहा है तब और अब का। जो परिवर्तन यात्रा उस समय निकली थी उसके बाद अब संकल्प यात्रा की दिशा में आते हैं। तो ध्यान दीजिए, उस समय के मुद्दे, केंद्र की योजनाओं को बताना अभी भी बताया जा रहा है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर और गुंडा राज की परिस्थितियों को उस समय भी बताया गया था, लेकिन उस समय अखिलेश सत्ता में थे। आज योगी सत्ता में है, लेकिन फिर भी उन्हीं बातों को याद दिलाया जा रहा है। इश्यू शिफ्ट नहीं हुए हैं। कैराना का पलायन तब भी पूरे उफान पर था, आज भी पूरे उफान पर है। उस समय उनके पिताजी थे, आज उनकी बेटी है। कैराना में जो बीजेपी के नेता थे, आज उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। उस पिछली चुनाव में वो हार गई थी, लेकिन हुकुमदेव सिंह की क्या पहचान थी और कैसे उनको प्रोजेक्ट किया गया यह भी हम बताएंगे। एएमयू और जिन्ना का किस्सा उस वक्त भी था। एक परिवार जो कि अपने तौर पर तरक्की करता है, यानी अखिलेश यादव का परिवार, यानी मुलायम सिंह यादव का परिवार, इसका जिक्र तब भी था। उस समय एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वह आपका क्या होगा। कमोवेश ऐसी परिस्थितियां इस बार भी पैदा करने की कोशिश जरूर की जा रही है, दोहराव हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कहा था 7 पसंद है, 7 पसंद है। उसमें मोदी थे, अमित शाह थे, राजनाथ थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, कलराज मिश्र थे, उमा भारती थी और योगी आदित्यनाथ की एंट्री उस समय आरएसएस ने करवाई थी। यह 7 पसंद हैं और उसके ठीक समानांतर बूथ पर तैयारी करने की परिस्थितियों में जो काम किया जा रहा था वो इसलिए अद्भुत था क्योंकि बूथ की तादाद तकरीबन 1.5 लाख। इस 1.5 लाख के बूथ की तादाद में मौजूदगी तकरीबन 14 लाख सांगठनिक कार्यकर्ताओं की इस रूप में छा गई, जो हर बूथ पर अपने अनुकूल बीजेपी के लिए डटा हुआ नजर आएगा। बूथ मैनेजमेंट उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने 2022 में सीख लिया है या नहीं सीखा है, इंतजार थोड़ा करना होगा। लेकिन इनके भीतर का प्लान 2017 में बगावत करने वाले, जिन्हें कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको लेकर भी बनाया गया था। इस वक्त ये नहीं बना पाए क्योंकि इनको पता नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले जाएंगे या सैनी छोड़कर चले जाएंगे। इनको आइडिया नहीं था, उस वक्त आइडिया था। इस जगह पर बीजेपी अपने तौर पर मात खाई, लेकिन चरण के लिहाज से रणनीति बनाना यह इसलिए महत्वपूर्ण है, उस वक्त भी पश्चिमी यूपी से वोटिंग पैटर्न शुरू हुआ था जो पूर्व तक गया था। अगर उस पीरियड को याद कीजिएगा तो एक ही वक्त जब 3 चरण के हो गए थे, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर दलित और मुसलमानों का एक गठबंधन काम कर रहा था, और बीएसपी ने जीते भी थी 10 सीट पिछली बार 2019 के इलेक्शन में। उसके बाद वो अलग थलग हो गई समाजवादी पार्टी से, एक अलग मसला है। लेकिन तीसरे चरण के बाद लखनऊ में अमित शाह ने कहा हमारा मुकाबला तो बीएसपी के साथ है, यानी बीजेपी का जो विरोधी वोट था, विरोधी मतदाता था, वह पूर्व में कंफ्यूज हो जाए। तो चरणों के लिहाज से भी सियासत कैसी साधी जाती है, इस बात का भी जिक्र करने की शुरुआत हुई। और इन सब में सबसे बड़ी बात है कि आखिर जिन्हें अपने साथ लिया गया वो कौन से चेहरे थे। इन किताबों में इस बात का जिक्र इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो चेहरों को उभारा गया उसमें ख़ास तौर से जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं कि नेताओं के वो कौन कौन से चेहरे निकल कर आते हैं, उसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हुकुमदेव सिंह का नाम भी निकल कर आता है, संगीत सोम का भी नाम निकल कर आता है, यानी ध्यान दीजिए राणा का नाम भी निकल कर आता है, बलियान का नाम भी निकल कर आता है। ये वह चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि इनकी वजह से दंगे हुए, तो उन्होंने, बीजेपी ने इन्हीं नामों को आगे कर दिया और जाट के स्वाभिमान को अपने साथ जोड़ लिया, और यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी धराशायी हो गई। क्या उस पूरी रणनीति के सफर से गुजरते समय आप एक बार भी यह महसूस कर पा रहे हैं कि मौजूदा वक्त की उसी राजनीति को अगर यह मान भी लिया जाए कि साधा जाएगा, तो कौन साधेगा, कैसे साधेगा, इसका कोई डिजाइन समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किया है? क्योंकि बीते दिनों हमने एक जगह पढ़ा कि समाजवादी पार्टी के नेता अभी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए हमने गाजियाबाद में 70 करोड़ का हज हाउस बनाया, अलीगढ़ में 4 मस्जिदें बनाई, मुजफ्फरनगर में 2 मस्जिदें बनाई, सुल्तानपुर में 1 आलीशान मस्जिद बनाई, लखनऊ में 7 मस्जिद बनाई, मेरठ में काली माता के मंदिर में घंटा बजाना बंद भी करवाया।
ये है दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की मौजूदगी है वह वोट बीएसपी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, यानी जातीय और उसी एस्पेक्ट को पकड़कर अपने अनुकूल करने की सोच समाजवादी पार्टी जी रही है। अब यहां पर सवाल है कि बीजेपी ने जो मंडल की लकीर को अपने अनुकूल, जिसे सोशल इंजीनियरिंग वो कहते हैं, उसको अपने अनुकूल कर लिया, तो यहां पर दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये निकल कर आता है कि बीजेपी के विस्तार की कहानी जो भूपेंद्र यादव ने अपनी किताब में लिखी है, इला पटनायक के साथ मिलकर लिखी है, लेकिन भूपेंद्र यादव की ही पूरी थ्योरी है, और जो बीजेपी के भीतर अमित शाह की मौजूदगी को लेकर जो अर्निबन गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने लिखी है, उसको पढ़ने के दौरान आपको तीन बातें बहुत साफ होंगी। वोटर जब तक तय नहीं करेगा तब तक बीजेपी को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सांगठनिक चेहरे से नहीं हरा सकते हैं, मैनेजमेंट से नहीं हरा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, जिन मुद्दों का जिक्र 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2017 में हुआ, उसका दोहराव 2022 में अगर कर रही है और उसकी काट या उसको अपने तरीके से विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी बता पाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर यही मुद्दे फिर से हावी हो जाएंगे, जैसे कैराना को हावी करने की स्थिति में लोग लाना चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि जिक्र इस बात का हो रहा है कि आपने किस रूप में दंगों करने वालों को, अपराधियों को दी जगह। तो भाई दूसरा स्थिति यह है कि जो संजीव बालियान है, संगीत सोम है, सुरेश राणा है और अब हुकुम सिंह तो उनकी बेटी आ गई, यानी उस परिस्थिति को उनके अपने कैंडिडेट्स के निरीक्षण करने की स्थिति में विपक्ष नहीं आ पा रहा है, वो बता पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। और ये माना जाता है उत्तर प्रदेश के भीतर में कि जो यूपी की राजनीतिक मानसून है ना, वो पश्चिमी यूपी की हवाएं ही तय कर देती है। इसीलिए ध्यान दीजिए, जोर सबका पश्चिमी है। 2014 में चले जाइएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर अपने तौर पर, और 2017 में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का संगठन और आरएसएस के स्वयंसेवक पूरी तरह जुट गए थे। लेकिन पूर्व में उन्हें भरोसा था नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उसके बाद बनारस से जीतने के बाद उनकी मौजूदगी। कमोवेश यही रणनीति इस वक्त योगी को पूर्व में भेजकर और पश्चिमियों को साधने के लिए अमित शाह ने जो यात्रा शामली के कैराना से शुरू की और मुजफ्फरनगर का मैसेज पूरे तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छा गया, बताने लगा, ये सारे सवाल कई सवालों को जन्म देते हैं। आइडेंटिटी की लड़ाई ओबीसी लड़ रही है, जिसे सत्ता चाहिए। दलित और मुसलमान न्यूनतम की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। अपर कास्ट के भीतर बीजेपी को लेकर कोई दुविधापूर्ण स्थिति अभी तक नजर नहीं आई है, और बनिए और ब्राह्मण की पार्टी है, ये भ्रम योगी आदित्यनाथ ने भी तोड़वा दिया और आरएसएस ने भी अपने प्रचारकों को एक झटके में, जो ब्राह्मण थे, जो अलग अलग जिलों में प्रभारी थे, उनकी जगह पर ओबीसी वाले लोगों को बैठाकर मैसेज बड़ा साफ दे दिया। सवाल यही है कि यूपी के भीतर में बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदेगा कौन, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चक्रव्यूह में अगर जनता इस चक्रव्यूह को समझ जाए तो जनता खड़ी होगी और जनता के वोट आने वाले वक्त में कुछ नई परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश के लिए ढाल सकते हैं। शायद इसीलिए 10 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, जो तय करेगा इस देश में चुनावी मैनेजमेंट को जिसने समझ लिया, उसकी बारीकी को जिसने जान लिया, उसने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया। लोकतंत्र में से लोक शब्द हटा डालिए, उस तंत्र को समझिए जिस पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। अब सवाल लोगों का है, उनको समझाने बुझाने का है, उनके खुद के समझने बूझने का है, या उस तंत्र के आश्रय उनके चलने का है, यह जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।